घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल की शुरुआत में एक माफी के साथ शुरू करना चाहूंगा। मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि इस कोरोना काल में, इस संकट काल, संक्रमण काल, आपातकाल में हम पिछले 1 महीने से लगातार कोरोना संक्रमण की तो बात कर रहे हैं कि संक्रमण फैल रहा है। रोज आंकड़े आपको बता रहा हूं। आज भी 4 लाख से ऊपर का आंकड़ा है। 4000 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। पहली दफा ऐसा हुआ है कि 4000 से ज्यादा लोग एक ही दिन में अंतिम सांस ले ली उन्होंने कोरोना के चलते। और ऐसे आंकड़े मैं रोज बता रहा हूं। लेकिन मैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले रहा हूं। आज मैं लगातार जो बातें कर रहा था वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, कोलकाता शहरों की बात हो रही थी। हां, होनी चाहिए। बदइंतजामी का आलम ही ऐसा है। हमारी व्यवस्था तार तार हो गई है। शहरों में भी बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाइयों के लिए त्राहिमाम कर रहा है। आम आदमी चित्कार कर रहा है। लेकिन दरअसल हमारी एक कड़वी हकीकत है इस देश की, अपनी भी बताऊंगा। यह देश 2 हिस्सों में विभाजित है। एक है इंडिया जिसकी मेरे जैसे पत्रकार लगातार बात करते हैं। यह इंडिया शहरों में बसता है। यहां तमाम सुविधाएं हैं। उनकी पोल खुली है वो अलग बात है, लेकिन अस्पताल हैं, सरकारी भी, निजी भी, दवाइयां भी हैं, इंतजामात भी हैं, कर्ता धर्ता भी यहीं रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक भी हैं, अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। और एक है भारत, 2/3 जनसंख्या इस देश की, हर 3 में से 2 लोग आज भी भारत में रहते हैं। गांव देहात का भारत, असल भारत, जहां कोई बड़े अस्पताल नहीं है। होटल्स की बात नहीं कर रहा हूं, 5 सितारा, 7 सितारा जो हॉस्पिटल्स हैं, जो बंदोबस्त हैं, जो इंतजामात हैं, जो सुविधाएं हैं, जो सहूलियत है, उन्हें वो टीवी पर ही देखते हैं। उनकी कहानियां, उनके किस्से सुनते हैं। देखने को नहीं मिलती ये सुविधाएं उन्हें। उनके बारे में तो बात ही नहीं हो रही। और मैंने 2-4 दफा कहा कि हम आसान पत्रकारिता, इजी जर्नलिज्म करते हैं। आसान है, दिल्ली में चले गए, बतरा में कुछ हो गया, कुछ जयपुर गोल्डन में हो गया, मुंबई में कुछ हो गया। लेकिन गांव देहात का हाल जानने की जहमत अभी तक किसी ने नहीं उठाई है। और गांव देहात का हाल क्या है? 272 जिले हैं इस देश में। 272 ऐसे जिले हैं देश में जो बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड उन्हें दिया जाता है। मतलब अति पिछड़े हैं, वो पिछड़े इलाके हैं। मूलभूत सुविधाएं भी, बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। कहने को एक ढांचानुमा उपचार केंद्र होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिन्हें कहते हैं। बुखार बुखूर की, जुकाम की दवा मिल जाएगी और कुछ नहीं। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर तो बहुत दूर की कौड़ी है, बिस्तर भी नहीं होते। तो बहरहाल इन 272 जिलों में से 243 जिलों में
39,16,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं कोरोना से। यह 5 मई का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, जब यह दूसरी लहर का कहर बरपा। और 16 सितंबर, आज से 8 महीने पहले, जब पहली लहर जो थी कोरोना की वो अपने शिखर पर पहुंच रही थी, तो इन इलाकों में 9.5 लाख लोग ही संक्रमित थे। 4 गुना बढ़ गया है यह आंकड़ा। चुपचाप, किसी को पता नहीं लगा, कोई बात नहीं कर रहा। 4 गुना से ज्यादा आंकड़ा बढ़ गया है। 9.5 लाख से 39,16,000। दोहरा रहा हूं आंकड़े को। और 16 सितंबर 2020 तक इन ग्रामीण इलाकों में 9,555 मौतें हुई थी। महज शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। एक एक जान कीमती है इस देश में, एक एक जान, शहर का रहने वाला हो या गांव में रहने वाला। और 5 मई को यह आंकड़ा बढ़कर 36,523, मौत का आंकड़ा भी 4 गुना हो गया। और इन 272 जिलों में से 243 का जो आंकड़ा बताया है, 54% सिर्फ 5 राज्यों में है। 5 राज्य, बिहार 38 जिले, या यूं कहूं 38 के 38 जिले, 38 ही जिले हैं बिहार में। उत्तर प्रदेश 35 जिले, मध्य प्रदेश के 30 जिले, झारखंड के 23 जिले, उड़ीसा के 20 जिले। और आप ये देखिए, अभी तक तमाम सर्वेज हो रहे हैं, लेकिन आज तक अर्बन रूरल डिवाइड पर कोई सर्वे नहीं किया गया। शहरों की सब बात कर रहे हैं, परेशान है, होना चाहिए, लेकिन शहरों में कितना संक्रमण है, गांव में कितना हुआ है, वहां कितना इजाफा हुआ है, कितना परसेंटेज है, क्या कंपैरिजंस हैं, यह तकलीफ भी किसी ने नहीं उठाई है। और फिर दोहरा दूं, ये जो जिले हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इनमें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। अब कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स आपको देता हूं। हरियाणा का गढ़ माना जाता है रोहतक जिला। रोहतक से आप जींद की तरफ निकलेंगे, 1-1.5 किलोमीटर मात्र के बाद दाहिने हाथ मुड़ेंगे तो टिटोली गांव है। टिटोली गांव में पिछले 10 दिनों में 50 के लगभग लोगों की मौत हो चुकी है। हम 40 का आंकड़ा चला रहे हैं, 50 गांव वाले कह रहे हैं उससे भी ज्यादा हो गया है एक ही गांव में। और एहतियात के नाम पर, इंतजामात के नाम पर वहां पर हवन कराए जा रहे हैं। हवन हो रहे हैं, हवन से भाग जाएगा कोरोना। उत्तर प्रदेश के रायबरेली की बात करते हैं, वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, गांधी परिवार को लगातार चुनती आ रही है, गांधी नेहरू परिवार को। 17 लोगों ने खेड़ा गांव में दम तोड़ दिया। वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी होने के बावजूद कुछ है तो है नहीं, सुविधाएं तो है नहीं। कानपुर से 50 किलोमीटर दूर घाटमपुर का एक परास गांव है, 15 दिन में 30 लोगों की मौत हो गई। गौतम बुद्ध नगर, जहां मैं बैठा हूं और घर से आता हूं, ये सारे गांव रास्ते में ही पड़ते हैं। अस्तौली 15 दिन में 11 मौतें, उस्मानपुर 10 दिन में 7 मौतें, शाहबेरी 15 दिन में 30 मौतें, खटाना 10 दिन में 11 मौतें। राजस्थान सीकर का खीरवा गांव, 15 दिन में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और खबर क्या आती है, गांव वाले क्या बताते हैं, जी वो बुखार आया था 2 दिन पहले, दम तोड़ दिया। जी दवाई लेने गए, वो पैरासीटामोल भी मिलनी बंद हो गई है।
हम तो रेमडेसिविर, ब्लड प्लाज्मा, न जाने कौन कौन सी फैबी फ्लू, इन दवाइयों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। गांव देहात में पैरासिटामोल भी खत्म हो रही है, पर कोई उफ तक नहीं कर रहा, इसकी बात ही नहीं हो रही। हम भी शहरों में बैठे हुए अपने कुएं में, अपने ककून में, अपने ग्लास हाउसेस में बैठे हुए हैं, मातम मना रहे हैं। पर एक भारत है, वो तो लाचार बैठा हुआ है, चित्कार भी नहीं कर पा रहा। उत्तर प्रदेश की कुछ और बात कर लूं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए ना, अभी 2 तारीख को उसके नतीजे भी आए। उत्तर प्रदेश में 4 अप्रैल तक, 5 अप्रैल से शुरुआत हुई पंचायत चुनाव की। 6,30,000 लोग संक्रमित हुए थे। यह मैं पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। यानी कि पिछले साल से इस साल 4 अप्रैल तक पूरा 1.25 साल का आंकड़ा बता रहा हूं, 6,30,000 लोग संक्रमित हुए। और 1 महीने के भीतर 5 अप्रैल से 5 मई यह आंकड़ा 14 लाख पहुंच गया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। गायों के लिए ऑक्सीमीटर्स और थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम जरूर कर दिया गया, आदमियों के लिए नहीं। और जो ड्यूटी पर लगे थे सरकारी कर्मचारी, इसमें शिक्षक भी थे, दावा यह किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश कर्मचारी संघ संयुक्त परिषद, इसके अध्यक्ष हैं हरिकिशोर तिवारी, दावा कर रहे हैं 2000 से ज्यादा लोगों की जो चुनावी ड्यूटी पर लगे थे उनकी मौत हो गई है। इनमें कहा जा रहा है 700 के करीब टीचर्स भी थे। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी कह रहे हैं 137 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है। हम बहुत गालियां देते हैं पुलिस कर्मियों को इस संकट काल, संक्रमण काल में, कि जी वहां पर ठेले वालों को लात मार दी, वहां पर पिटाई कर दी, पर वो भी इंसान हैं, उनके भी परिवार हैं, वो भी कोरोना के बावजूद लगातार ड्यूटी करते हैं, बहादुरी से करते हैं। बहुत से लोग, 137 की मौत हो गई है, 4117 पुलिसकर्मी पॉजिटिव हुए। और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, पंचायत चुनाव से पहले और बाद के ये हालात हैं 75 जिलों के। पूरे 75 जिलों के आंकड़े नहीं बताऊंगा आपको, टॉप 33 का ही बता दूं। लखनऊ में 4 अप्रैल से पहले संक्रमित हुए लोग थे 89,940 और 5 मई, 1 महीने में लगभग 90,000 से पहुंच गया आंकड़ा 2,19,000। कानपुर 34,251 आंकड़ा था 75,961। वाराणसी 25,000 था 73,000। प्रयागराज 31,000 था 73,000। मेरठ 23,000 था 50,000। गौतम बुद्ध नगर 26,000 था 49,000। किसी को परवाह है? किसी को भी परवाह है क्या असल भारत की? अपने आप संभाल लेंगे। और व्यवस्था नाम की चिड़िया के बारे में मैंने कई बार बात की है। करता धरता तो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि नोबडी इज सेइंग वेयर द बक स्टॉप्स, कि जिम्मेदारी किसकी है वो तो कोई ले नहीं रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया है। कोर्ट को आना पड़ा, जो काम सरकारों को और सरकार को करना चाहिए। ऑक्सीजन की किल्लत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। कैबिनेट सचिव इसकी कन्वीनर की भूमिका में होंगे और तमाम विशेषज्ञ देश के इसके मेंबर होंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, गांव देहात में चुपचाप घुस गया कोरोना, चुपचाप घुस गया, पता ही नहीं लगा, हमें कोई बात ही नहीं कर रहा।
और इंडिया में हाहाकार, और वाजिब है यह हाहाकार। भारत लाचार, भारत लाचार बैठा है, इंतजार कर रहा है कोई तो सुनेगा कि हम भी हैं भैया, 2/3 जनसंख्या है, हमारी कोई सुनेगा। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता हैं और गांव देहात से ताल्लुक रखते हैं, इकबाल सिंह लालपुरा। सुप्रिया श्रीनेत राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, एडिटर रह चुकी हैं, लेकिन इनका भी नाता गांव देहात से है। ये इंडिया को भी जानती हैं, भारत को भी जानती हैं। और भारत से ही आते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन। जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में। जिन 243 जिलों का मैंने जिक्र किया है, उनमें से बिहार के 38 के 38 आते हैं। माधव आनंद युवा चेहरा हैं जेडीयू के, वो मेरे साथ। जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव मेरे साथ जुड़ चुके हैं, गांव देहात में बेहतरीन काम कर रहे हैं, राजनीति भी हुई है, वो तस्वीरें भी दिखा देता हूं मैं। कल एम्बुलेंस को लेकर एक राजनीतिक द्वंद्व चला। पप्पू यादव और बीजेपी के सांसद, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सारण से सांसद भी हैं राजीव प्रताप रूडी, कि एम्बुलेंस की कमी है। फिर कहा गया, राजीव प्रताप रूडी आते हैं जी, 80 थी, उनमें से 56 तो चल रही हैं, बाकियों के लिए ड्राइवर नहीं है। पप्पू यादव कहते हैं 100 से ज्यादा एम्बुलेंस खाली पड़ी हुई है, बाकियों को तो इन्होंने छिपा दिया। फिर 30 ड्राइवर लेकर भी आ गए। मैं राजनीति में मेरी कोई दिलचस्पी, कोई रुचि नहीं है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में, पर इसकी हेडलाइन क्या है कि गांव देहात में कितनी किल्लत है। पहली बात तो संसाधन ही नहीं है, और जहां संसाधन है भी उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, यह बात तो साफ हो रही है। जब राजीव प्रताप रूडी कहते हैं कि एम्बुलेंस तो है पर ड्राइवर नहीं है। और कुछ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इकबाल सिंह लालपुरा गांव में चुपचाप घुस गया, गांव देहात में कोरोना, किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई, कोई चर्चा ही नहीं हो रही देश में। गलत बता रहा हूं, गलत रिपोर्टिंग कर रहा हूं तो बताइए, आप गांव देहात की हकीकत मुझसे भी बेहतर जानते हैं। चौधरी साहब, ऐसा है, कोरोना एक महामारी है, और इसको अगर हम ये कहें कि ये चुपचाप घुस गया तो बिल्कुल बात गलत है। सारी स्टेट्स को पता था, कोरोना कभी गया ही नहीं था, कमजोर पड़ा था, और हर आदमी को इस बात का पता था कि दोबारा सेकंड वेव आएगी। जिन लोगों ने इसका प्रॉपर प्रबंध नहीं किया, डिजास्टर मैनेजमेंट स्टेट सब्जेक्ट है, मैं समझता हूं सबको उसमें मिलके काम करना चाहिए। आज भी मैं इस बात पे हूं कि कौन जिम्मेवार है, कौन कम जिम्मेवार है, कौन किसी की राशन की किट जो आती है उसके ऊपर अपनी फोटो लगाता है, इन बातों को छोड़िए। बात यह है कि हम कैसे मनुष्यता को बचाएं। नहीं, मैंने ये जो बात चुपचाप कहा, ये नहीं कि नहीं मालूम था, कोरोना महामारी है, सब जगह फैल रही। गांव देहात की चर्चा नहीं हो रही, वहां इंतजाम है, उनकी तैयारियों के बारे में मैं तो मीडिया खुद को जिम्मेदार मान रहा हूं, कटघरे में खुद को खड़ा कर रहा हूं। हम रिपोर्टिंग ही नहीं कर रहे। गांव देहात में जब मैं कहता हूं कि पैरासिटामोल भी मिलनी बंद हो गई, बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की बात तो बहुत दूर की है। गलत कह रहा हूं मैं इकबाल जी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके लिए पूरा प्रबंध जिम्मेवार है, हम अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागते, लेकिन बात यह है कि ग्राउंड पे कौन काम करता है उसको भी साथ मिलके, अब भी हमें ऐसा समय है जिसमें सब मिलके काम करना चाहिए। नहीं, ग्राउंड की भी तैयारी जो होती है ना, वो इंडिया के लिए हो रही है। दिल्ली में जी ऑक्सीजन की किल्लत है, हां, उस पर गुहार लगनी चाहिए। 20 तारीख से लगातार सुनवाइयां हो रही हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में,
गांव देहात को लेकर किसी ने चिंता जाहिर की अभी तक? सुध भी ली है गांव देहात की? गांव देहात का जो सिस्टम है वो पूरी तरह मेंटेन्ड नहीं है। पब्लिक जैसे हर ब्लॉक में एक पब्लिक जो है हेल्थ सेंटर है, पीएचसी है, वहां एसएमओ भी लगा हुआ है, लेकिन उसका ऑपरेशन थिएटर चालू नहीं है, उसके पास सामान नहीं है सारा, ये वहां डॉक्टर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे देश में। सुप्रिया, जो हम दिखा रहे हैं, जो इंडिया की बात कर रहे हैं, आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी एग्जैजरेटिंग, बट इफ आई से एंड इफ आई आस्क यू, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। असल जो दिक्कत है उसके बारे में तो हम सब चतुर्मुर्ग बने बैठे हुए हैं। बिल्कुल संदीप जी, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ, क्योंकि आंकड़े तो अपनी जगह है, जो एनेक्डोटल एविडेंस होती है वो भी मैं बता देती हूँ। अभी 10 दिन पहले तक सारी गुहार लगती थी शहरों से, लखनऊ से, दिल्ली से, नोएडा से गुहार लगती थी। अब जो गुहार आ रही है वो गांव देहात से आ रही है। लोगों का फोन आ रहा है, 70 हो गया ऑक्सीजन, क्या करें, कहाँ लेकर जाएं, डॉक्टर से कह दीजिए हमें ऑक्सीजन पे कर दे। अब ये गांव देहात से गुहार आ रही है। ये तो मैं पहली बात बताना चाहती हूँ। मैं दूसरी बात बताना चाहती हूँ, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं पर तो आंसरेबल और जवाबदेही होनी चाहिए। हमारी आपकी बात छोड़ दीजिए, हम लोग तो चलिए, मैं तो कुछ नहीं हूं, आप तो बड़े पत्रकार हैं। आज दिक्कत है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसके डॉक्टर्स पार्ट है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है सरकार को, और उस चिट्ठी में उन्होंने कुछ बड़ी जरूरी बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि 35,000 करोड़ का आपका एक वैक्सीन का फंड था, जिससे 200 करोड़ डोजेज आ सकती थी। आपने उस फंड के सिर्फ 4,000 करोड़ क्यों यूटिलाइज किए? आप पूरा फंड क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं? उन्होंने ये लिखा है कि सरकार ने अभी भी मास्क पे, पीपी किट पे, लाइफ सेविंग ड्रग्स पर जीएसटी क्यों लगाई हुई है? ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि जीन सीक्वेंसिंग हम अभी भी नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी डबल और ट्रिपल म्यूटेंट बन चुके हैं वायरस के, वो हम कब करेंगे? ये डॉक्टर्स कह रहे हैं, वो डॉक्टर्स जिन्होंने अपने बीच से 756 डॉक्टर्स को पहली वेव में और 146 डॉक्टर्स को दूसरी वेव में खोया है। तो वो ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे आपका दिमाग जो है वो झकझोर के रख देते हैं कि आफ्टर ऑल देश में हो क्या रहा है। और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी, क्या 24 करोड़ की जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में ये खूनी चुनाव कराने जरूरी थे? 707 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। आपने कहा संघ का आंकड़ा है, 2000 लोगों का टीचर संघ का आंकड़ा है। इसके बारे में कौन जवाबदेही करेगा? नहीं, कर्मचारी संघ का, टीचर संघ का आंकड़ा नहीं है। टीचर 700 मैंने बोला। हाँ, कर्मचारियों को जोड़ लो, 2000 लोगों की मौत हुई। जी हाँ, और मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ। आप बिहार की बात अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। बिहार की जनसंख्या लगभग महाराष्ट्र की जनसंख्या के बराबर है। और मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि बिहार में भाजपा शासित है और महाराष्ट्र कांग्रेस शासित है। ये सच है कि बिहार और महाराष्ट्र की जनसंख्या एक बराबर होते हुए भी महाराष्ट्र में 1,76,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुका है और बिहार में मात्र 76 लाख लोगों को वैक्सीन लगा। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का आंकड़ा है। तो सवाल आज सरकार से पूछे जाने जरूरी है, और इसलिए पूछे जाने जरूरी है क्योंकि सवाल अब सिर्फ हम नहीं पूछ रहे हैं। गायत्री मंत्र के ऊपर रिसर्च करा रही है सरकार इस समय इन सब चीजों में टाइम वेस्ट होना चाहिए। टिटौली में 50 लोग मर गए, हरियाणा में हवन किया जा रहा है वहां पर। मतलब ये क्या हो रहा है? हमें इस समय साइंटिफिक टेम्पर चाहिए, हमें जितने विशेषज्ञ हो वो चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, इस देश के अखबार और टीवी चैनल फौजी जैसे लोगों से बात कर लेते हैं जिन्होंने यूएस के संक्रमण को काबू करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनसे बात नहीं कर सकती है? क्या हम एक टास्क फोर्स घोषित नहीं कर सकते? मैं एक सवाल पूछ के अपनी बात बंद करती हूँ। 26 अप्रैल को पहला कंसाइनमेंट आया था विदेशी मदद का हमारे देश में। हमारे यहाँ एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की कैसे इसका आवंटन होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे समन्वय होगा, वो 2 मई तक बन पाए। 26 अप्रैल से 2 मई के बीच में हिंदुस्तान में 23,000 मौतें हुई कोरोना के लिए। उसका जिम्मेदार कौन है? ये कोई तो बोलेगा, पूछा तो जाएगा। स्थिति हाहाकार मची हुई है सिटीज में। सोचिए गांवों में क्या होगा? टेस्टिंग भी नहीं हो रही है। बिल्कुल बात नहीं हो रही है ना। मेरे साथ एक सेकेंड, सुप्रिया, टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ में। टीएस सिंहदेव, शहरों की बहुत बात हुई,
गांव देहात की कोई बात ही नहीं कर रहा। गांव देहात में सब कुछ ठीक ठाक है क्या? या दरअसल असल भयावह तस्वीर तो अब गांव से आने लगी है, जिसे कोई देखने को तैयार नहीं। निसंदेह गांव की स्थिति बहुत चिंताजनक है और इसको हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं फॉलो अप करने का, और लगातार ये जानकारियां आ रही हैं कि इस बार शहरी क्षेत्रों में संक्रमण सीमित नहीं है और नहीं के बराबर ग्रामीण क्षेत्रों में हो। इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की जानकारी काफी संख्या में आ रही है। ये बड़ी चिंता की बात है। शादी मुझे ये बताइए टीएस सिंह देव, जब राजधानी दिल्ली में ही ऑक्सीजन की कमी है, रोज कोर्ट में जूतम पहजार हो रही है, सख्त से सख्त हिदायतें दी जा रही हैं, बेग बोरो और स्टील, भीख मांगो, उधार लो, चाहे चोरी करो जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गांव देहात में जो कोरोना की चपेट में जद में लोग आ रहे हैं और आ रहे हैं, ये तो आंकड़े अब साबित कर रहे हैं। तो मतलब ऑक्सीजन की बात मैं तो कह रहा हूं बेड ही मिल जाएंगे क्या वहां पर? और ऑक्सीजन और इन चीजों के कोई इंतजामात नाम की चीज भी है क्या? छत्तीसगढ़ में बिस्तरों की कमी नहीं है, सामान्य बिस्तरों की या ऑक्सीजन रिलेटेड बिस्तरों की। लगातार पिछले 3 दिन से मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने तहसील लेवल पे भी समीक्षा की। आज ही तीसरा दौर खत्म हुआ, 9 जिलों का आज हम लोगों ने समीक्षा की और जानकारी यही आ रही है कि हालांकि संक्रमण है, लेकिन सामान्य बिस्तर और ऑक्सीजनेटेड बिस्तर ये बड़ी मात्रा में खाली हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी वो आईसीयू की बिस्तरों की दिक्कत आ रही है। और एक जो गैप है कि गांव में अगर संक्रमण या शहर में भी अगर संक्रमण होता है तो जो पेशेंट्स देर से अस्पताल के दरवाजे पहुंचते हैं, वहां बचाने की स्थिति में बहुत दिक्कत वहां एम्बुलेंस को लेकर दूर दराज के इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं। आप जिस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंह देव, हमने तो देखा है कोई पंजाब से, लुधियाना से गुरुग्राम तक भी एम्बुलेंस में आ रहा है, 1,20,000 रुपए ले लिए। इस दैत्य हैं हमारे बीच, इंसान के बीच राक्षस भी हैं जो कालाबाजारी और आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। यहां तो गांव देहात में कोई बीमार हो गया उसको एम्बुलेंस मिल जाएगी क्या? ये आपका सही कहना है कि कालाबाजारी से, अमानवीय व्यवहार करने से कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं और ये बहुत दुखद पहलू हमारे मानवता का और मानव समाज का है। लेकिन एम्बुलेंस की जरूरत कब पड़ रही है? ये एक्सीडेंट नहीं है कि आज एक्सीडेंट हो गया और एम्बुलेंस पहुंचे। सर्दी खांसी से या कुछ लक्षणों से चालू होने वाले कोविड के लक्षण, हमारा SpO2 लेवल अगर 80 के आसपास आता है तब पेशेंट अगर देहात में कहां ऑक्सीमीटर्स हैं सर? आप जानते हैं ना, हम तो शहरों में बैठे हुए घर में ऑक्सीमीटर से चेक कर लिया ऑक्सीजन लेवल कितना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली, ऑनलाइन पूछ लिया, हर चीज है। गांव मतलब आप जानते हैं गांव की हकीकत, मैं जानता हूं। सही बात है, इसमें कोई दो बात नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं हिचकूंगा कि इसमें व्यवस्थाओं को बहुत और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अब माधव आनंद, बिहार की बात करते हैं। 38 जो जिले हैं वो पिछड़े हैं, बैकवर्ड होने के चलते उन्हें फंड मिलते हैं, सारे के सारे उन 243 जिलों में हैं। और वहां पर तो ये आपसी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में एक पोल तो खुली गई। चीजें अगर हैं भी, पहली बात तो गांव देहात में आप जानते ही, हमने चमकी बुखार में भी देखा था प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के हाल क्या हैं। उन्हीं में तब ताले लगे हुए थे, आज ताले खुल गए क्या? आम आदमी वहां बीमार हो रहा है, कोरोना की जद में आ रहा है, क्या खुला हुआ मिल जाता है उसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर? और खुला हुआ मिल भी जाएगा तो दवाई मिल जाएगी, उपचार हो जाएगा। देखिए, जो ग्रामीण इलाकों की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुझे कहने में कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पूरे भारतवर्ष, बिहार की बात इंक्लूड कर लीजिए, इसमें भारत में बिहार भी आता है, तो बहुत ही खराब है। जो काम होना चाहिए था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरे भारतवर्ष में, ग्रामीण इलाकों में, रिमोट एरियाज में, वो काम नहीं हुआ है। और इस बार की स्थिति तो और भी गंभीर है, क्योंकि जो जिस तरह संक्रमण का फैलाव हो रहा है ग्रामीण इलाकों में, यह एक ऐसी चिंता का विषय है जहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक नाम मात्र का चीज है। और मैं आपके बात से सहमत हूँ, मैं सरकार का पार्ट हूँ। इसका ये अर्थ नहीं है कि जहां कमियां हैं उस कमियों को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँ। मैं कह रहा हूँ कमियां है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण इलाकों में बेहद कमजोर है, बेहद कमजोर की मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ। शहरी इलाके में तो चलिए ठीक है, ऑक्सीजन की किसी तरह व्यवस्था हो जा रही है, अस्पताल भी है,
बेड की भी एबिलिटी हो जाती है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में तो अस्पताल, सदर अस्पताल की हालात जो आप देखेंगे तो स्वाभाविक है वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन ये आपदा है संदीप जी, इसी को भी समझने की जरूरत है। आपदा कहकर सारी चीज भुला दें, नहीं भुलाएं, एकदम नहीं भुलाएं संदीप जी, हर चीज से सीखने की जरूरत होती है। अगर पूरा भारतवर्ष परेशान है, पूरा विश्व परेशान है, आप परेशान है, हम परेशान है, हम सब लोग परेशान है। क्या ऐसा नहीं है कि आपका दर्द नहीं झलकता, आप भी परेशान हैं? अच्छा, हमें सीखना चाहिए। आपने सीख की बात की, पप्पू यादव, हमने सीखा है क्या? एक मिनट, पप्पू यादव, हमने सीखा है क्या? चमकी बुखार हमने देखा, हमने एंसेफेलाइटिस के केसेस देखे उत्तर प्रदेश में भी। ये तो चलिए वैश्विक महामारी है, पर महामारियां यहां भी रीजनल स्तर वाली हमने देखी हैं। हमने कुछ सबक सीखा है क्या? मैं राजनीतिक, आपकी और राजीव प्रताप रूडी की राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं हूं। शमशान 350 लाशें एक बार मैंने दिखाई 2 जगह, और मैं लगातार वेंटिलेटर के बारे में, वेंटिलेटर के टेक्नीशियन के बारे में और अस्पताल भी जा करके मैंने कहा यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, वाईफाई नहीं है। मैंने लगभग सभी जगह कहा कि कोरोना का इलाज भी नहीं हो पाता। उसके बाद न्यूमोनिया जो लास्ट स्टेज है उस पर से ध्यान नहीं देता, टाइफाइड पे ध्यान नहीं देता, सिर्फ यह कह दिया जाता है कि कोरोना से डेथ कर दे और उसको पेपर में लिखा करके हम भेज देते हैं। उसका ना कोई पोस्टमार्टम करते हैं, ना हमको पता चलता है कि मैं किस चीज से मर गए। दैनिक कितना है, पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैंने देखा तो नजदीक से हर अस्पताल पे जा करके, पहले आप ये बताइए कि 60% लोग ऑक्सीजन के चलते इस कंट्री में मरे लगभग, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाई, आईसीयू वार्ड, वैन, अटैक, ये जो हालात है। आप 13 महीना पहले आप कह रहे हैं कि वैज्ञानिक जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थाली बीज जलवाएंगे और उसके बाद फिर बिहार के चुनाव और फिर देश के चुनाव में हम सब लग जाएंगे, हम बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाएंगे, हम बड़ा कुंभ का मेला लगाएंगे, 700 करोड़ खर्च करेंगे, हम मंदिर मस्जिद के लिए 1200 करोड़ लाएंगे, हम अपना घर बनाएंगे, लेकिन हम आज भी ऑक्सीजन का प्लांट नहीं लगा पाएंगे। 13 महीने में 850 ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की बात फंड से आई, लेकिन हम आज भी नहीं लगा पाए। सिलेंडर यदि अस्पताल को 700 चाहिए तो 200 सिलेंडर है। दूसरी चीज, ऑक्सीजन की फैक्ट्री छोड़ दीजिए कितना कम है। ऑक्सीजन भरने के लिए रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है, तो आप ऑक्सीजन कब तक भरेंगे? तीसरी चीज, जितना ऑक्सीजन लेवल चाहिए, जब हमारा ऑक्सीजन लेवल कम है, वैन तो चाहिए 8 घंटे में कितना ऑक्सीजन, उसको उतना आप दे नहीं पाते हैं। तो कितना ऑक्सीजन नहीं, ये तो पूरे भारत की बात हो गई, पूरे भारत की, जिसमें इंडिया और भारत आते हैं। पप्पू यादव, मैं ग्रामीण गांव देहात की बात कर रहा हूं, और आप गांव देहात में बहुत घूमते हैं। सर मैं वही बात कह रहा हूँ। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, मैं पटना की स्थिति पहले बता दूं। एनएमसीएच में हर दिन 32, 33, 34 मौतें होती है, 32 मौतें होती है। पटना में 350 मौके हैं, लगभग 5000 से ऊपर। हमारे यहाँ तो मौत के आंकड़े छुपाए जाते हैं। ग्रामीणों की बात छोड़ दीजिए, कल में सिवान अस्पताल में था, वहाँ आईसीयू नहीं है, ऑक्सीजन का यदि सिलेंडर है तो इसका पाइप नहीं है, कहीं भी बाथरूम में पानी नहीं है, गैस नहीं है, वाटर नहीं है, फिर सिलेंडर रख दिए गए। उसके ये जो मास्क लगाने वाले हैं वो 8000 में बिकता है, सिलेंडर 80,000 में बिकने लगा। ऑक्सीजन यदि आपको भराना है 250 का तो 8,000 रुपया देना पड़ेगा। प्राइवेट लोग कहीं पर बीमार है, यदि आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेना, और गांव का क्या हाल है? शहरों की हमने बहुत बात की है, मैं गांव में आज मेरी दिलचस्पी है। तो मैं गांव की स्थिति की बात बता रहा हूँ आपको। पहले तो RT-PCR की जो जांच है वो जांच है ही नहीं। जब शहर में 10 दिनों में रिपोर्ट आता है तो पैथोलॉजिस्ट नहीं है, टैक्स उनसे बहुत कम है, तो गाँव में कहाँ से जांच होगी? एक दूसरी बात कि जब अस्पताल कहीं पर आपने बेड बंद है पूरा आपने दिखाया है और चैनल दिखाते हैं कि कहीं पर भी हमारे गाँव में इस चीजों को लेकर के ना तो कोई अवेयरनेस पैदा हुई और न ही सरकार। जब हम मरने की स्थिति, ऑक्सीजन लेवल हमारा कम होता है या खांसी होती है, बुखार नहीं छूटता है, निमोनिया की ओर हम बढ़ते हैं, टाइफाइड नहीं, पिछले साल हमने देखा था, पिछले साल की बल्कि मैं बात करूं, चमकी बुखार में हमने देखा बदहाली,
स्वास्थ्य सेवाओं की, क्या कुछ बदला है या वही हाल है? यहाँ पर माधव आनंद कह रहे हैं हमें सबक सीखना चाहिए। सबक तो मिला था ना हमें चमकी बुखार में। ठीक कहा माधव आनंद जी ने, कुछ भी नहीं बदला। चमकी बुखार में अभी भी मरे हैं। कोरोना वायरस जब आया 27 लाख मजदूर आए, 35 लाख चले गए, और क्वारंटाइन के बाद क्या स्थिति हुई, आप उसके बाद चुनाव में हम लोग लग गए। चुनाव में हम लोग 10-100 हेलीकॉप्टर ले आए, फिर हम लोगों ने सारी चीजों को खत्म कर दिया। जो व्यवस्था कह रहे हैं कि कोरोना था, तो जब कोरोना था तो चुनाव की क्या जरूरत थी? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा, पटना हाईकोर्ट ने कहा सेना के हवाले करो, मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा? हमें समझना पड़ेगा। नहीं, वो समझने की जरूरत तो किसी ने महसूस नहीं की ना। थोड़ा ऑडियो में दिक्कत है पप्पू यादव आपके। सुनील साजन, अब जो ये चुनाव की बात है ना, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है जी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था 30 तारीख तक आप कर दीजिए मुकम्मल चुनावों को, 30 अप्रैल की समय सीमा बांध दी थी, हम क्या करें? और उस चक्कर में हुआ क्या, 6,30,000 कुल मिलाकर लोग संक्रमित हुए पूरे सवा साल में, और 5 अप्रैल से 5 मई के बीच ये आंकड़ा बढ़ गया, 14 लाख तक हो गया। 7.5 लाख से ज्यादा लोग एक महीने में ही संक्रमित हो गए। संदीप जी, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आप इंडिया को छोड़ करके भारत की जो हालात हैं उस पर आप चर्चा कर रहे हैं। तो भारत भी देख रहा है और इंडिया भी देख रहा है। जहां तक आपने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि माननीय हाई कोर्ट ने कह दिया था कि 30 तारीख तक आपको चुनाव कराना है। समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को संदीप जी कहती रही कि मतगणना रोक दीजिए, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा मतगणना रोक दीजिए। योगी सरकार कहां चली गई मतगणना कराने के लिए? सुप्रीम कोर्ट। आप अगर ये कह रहे हैं, एक तरफ सरकार कह रही है कि हमने माननीय न्यायालय की बात मान ली कि हमने चुनाव करा लिया, तो मतगणना रोकने के लिए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही कहा था कि आप रोक दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। तब आप क्यों नहीं माने? क्योंकि इनकी मंशा ठीक नहीं है, ये जानते हैं, और ये बात भी समझ गए कि पूरा भारत और पूरा इंडिया जान चुका है इनकी स्थिति। अगर मैं संदीप जी गांव की बात करूं तो यह सच है कि चुनाव परिणाम के बाद 1 मई से लेकर 7 मई के बीच के जो आंकड़े आए हैं, मैं उन्नाव की बात करूं, रायबरेली की बात करूं, सहारनपुर की बात करूं, या नोएडा की बात करूं, या आजमगढ़ की बात करूं, हर जगह के जो आंकड़े हैं, जो 1 तारीख को संक्रमित लोग थे और जो 7 तारीख को संक्रमित लोग हैं, या तो 3 गुना बढ़ गए हैं, 2 गुना बढ़ गए, कुछ जिलों में 4 गुना बढ़ गए हैं। एक दूसरी बात, एक आपने अच्छी बात कही कि गांव में तो टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं। हम कह रहे हैं टेस्ट ही नहीं हो रहे। लोग केवल किस्सा कहानी बताते हैं कि भैया 2 दिन बुखार आया, फिर सांस फूली और खत्म हो गए। और आप अभी जो हरियाणा का गांव बता रहे थे, रायबरेली का, राजस्थान के ग्रेटर नोएडा का गांव बता रहे थे, अगर यही स्थिति रही संदीप जी, हालांकि कहते हुए मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है, लेकिन अगर यही स्थिति रही तो अभी ब्लॉकों में ये आपको सुनने को मिल जाएगा। नहीं, ये व्यवस्था के लिए भी जरूरी है, इसीलिए मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं, ये ताकि सनद रहे। आपने बिल्कुल ठीक कहा है सुनील साजन, ना आप डॉक्टर हैं ना मैं डॉक्टर हूं, लेकिन ये तो कॉमन सेंस की बात है। गांव देहात में कौन सी टेस्टिंग हो रही है? कौन सा आरटीपीसीआर का टेस्ट हो रहा है? बैठे हुए हैं, इसीलिए ये खबरें आ रही हैं। मेरा भी गांव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मेरे माता पिता वहीं हैं। बेटा 10-12 लोगों के हो गया, वो गुजर गया, उसके तो बुखार था, अब कह रहे हैं बुखार था पर बेटा उसके कोरोना था। दरअसल ये हकीकत है, टेस्टिंग कहां हो रही है? और ये आंकड़ों में दर्ज ही नहीं होगा, ये कोरोना की मौतें होंगी ही नहीं। अब आपने संदीप जी सही कहा, टेस्टिंग इसलिए नहीं हो रहे कि इनको मौत के आंकड़े कोरोना के कम करने हैं। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में 700 कुछ हमारे अध्यापक जो टीचर थे वो कोरोना से नहीं रहे, 2000 से अधिक कुल कर्मचारी नहीं रहे, और अब टीचरों को कोर्ट जाना पड़ रहा है कि हमको मुआवजा मिल जाए, क्योंकि कई टीचर ऐसे मौत हुई
उनकी कोरोना रिपोर्ट नहीं है। हाँ, उनसे मांगा जा रहा है आरटीपीसीआर दिखाइए कि कोरोना पॉजिटिव थे, तब मुआवजा मिलेगा। आरटीपीसीआर नहीं है तो मुआवजा नहीं मिलेगा। हाँ। समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि 50 लाख मुआवजा दीजिए, एक नौकरी दीजिए। सरकार नहीं, सरकार मौत में भी आंकड़े छिपा रही है। मौत के बाद उसमें आप भी अपनी राजनीतिक हित साध रहे हैं। तो इसलिए मैं केवल आपके कार्यक्रम के माध्यम से ये कहूंगा, सरकार संकोच न करे, आंकड़े न छिपाए। हालांकि जब देवरिया और गोरखपुर से कोई मौत की खबर आती है संदीप जी, तो हमको वो वीडियो याद आ जाता है जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे हैं और गोरखपुर के सांसद कह रहे हैं कि ये बिजली चलने वाला सौग्रह है, यहां जो जलेगा उसे स्वर्ग मिल जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ठहाका मार के हंस रहे हैं। हाँ, रवि किशन परिवारों पे क्या बीतता होगा? उन्हें लगा यहां पर भी कोई फिल्म है, कुछ एक्टिंग करनी है। सांसद की भूमिका में नहीं थे, एक्टर की भूमिका में थे, डायलॉग मार रहे थे। तो डायलॉग से तो कुछ नहीं रुक रहा और मुख्यमंत्री ठहाका लगा रहे थे। और जो बात आपने कही कि हरियाणा में हवन पूजन हो रहा है, आप बताइए, एक साल पहले याद करिए, देश के प्रधानमंत्री ने दिए जलवा दिए, ताली बजवा दिए, थाली बजवा दिए, तो हवन पूजन हो रहा है। अभी भी देश उसी में बीत रहा है। नहीं, इसमें इकबाल सिंह लालपुरा, देखिए इंडिया के बारे में, शहरों के बारे में जो लगातार हम गला फाड़ रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं, जी ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही, रेमडेसिविर क्यों नहीं मिल रही, प्लाज्मा क्यों नहीं मिल रहा। गांव देहात में तो टेस्टिंग ही नहीं हो रही। ये टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही? या यहां पर कोई बाहर के लोग रहते हैं, गांव देहात में विदेशी हैं, ये पाकिस्तान से कोई घुसपैठिए आ गए, बांग्लादेशी आ गए, गांव में बस गए, ये हमारे अपने नहीं है क्या इकबाल जी? संदीप जी, मेरे गांव में टेस्टिंग हुई है और टेस्टिंग हो रही है पंजाब में। यहाँ हमारी सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी टेस्टिंग हो रही है। अब शुरू हुई, पर मैं टिटौली का उदाहरण देता हूं। 50 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद टेस्टिंग हुई है। अब वहां रस्सियां लगा दी, अब घेराबंदी कर दी और उसमें 300 लोगों की टेस्टिंग हुई, 70 से ज्यादा पॉजिटिव मिले। आप क्या ये कह सकते हैं हर गांव में टेस्टिंग हो रही है? देखो, इसके लिए जैसे राजनीति हो रही है, धर्म में आस्था सब लोगों की है। भारत जो है धर्म को मानने वाले लोगों का देश है। हम सभी धर्मों की बात करते हैं। अगर ईद आएगी तो उनको मुसलमान भाई अपने ढंग से मनाएंगे। हमने किसी को नहीं कहा कि आप जो है वो वहां आइए जहां कुंभ के मेले पे। कौन सी अपील गवर्नमेंट ने की है कि सभी को आना चाहिए? देखो, बात ये इजाजत ही क्यों दी? चारधाम यात्रा पर पाबंदी लगाई ना। भारत के प्रधानमंत्री पहले तो लोकतंत्र के मेले और आस्था के मेले की तैयारियों में लग गए थे हम। ये हकीकत है इकबाल जी। भारत के प्रधानमंत्री कहते थे कि 25 पैसा पहुंचता है और 75 पैसे रास्ते में गुजर जाते हैं। लेकिन अब पहली बार है कि हर पैसा किसान की जेब में आ रहा है। टेस्टिंग हो रही है, जिसको जरूरत हो रहा है गांव में। गांव देहात की असल स्थिति सामने आ भी रही है, संक्रमण कितना फैला है। मैं तो देखो इस बात पे हूं कि सभी लोगों को मिलके इस जो महामारी है उसमें हम क्या कर सकते हैं। ये 1965 में पंजाब में जब देश पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी तो अकाली दल ने अपना मोर्चा बंद कर दिया, बड़ी अच्छी बात की। और उसके बाद जो पंजाब का जो पंजाबी सूबा बना, आज हम किसान के नाम पे दूसरी एजिटेशन लोगों को उकसा रहे हैं, सड़कों पे घुमा रहे हैं। हम क्यों नहीं मिलके बैठते? किसान आंदोलन का आप जिक्र करते हैं, जो ये चुनावी रैलियां की, 25-25 रैलियां प्रधानमंत्री ने की, 70 से ज्यादा रैलियां और सभाएं गृह मंत्री अमित शाह ने की, उसके बारे में नहीं कुछ बोलेंगे इकबाल जी? मैं जरूर बोलूंगा। देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, वहां भारत का जहां प्रधानमंत्री भी जाएंगे। और पहले जो ये वर्चुअल मीटिंग्स हुई, लेकिन उसके बाद हालात ठीक हुए, फिर दूसरी मीटिंग शुरू हुई और सभी लोगों ने की है। राहुल गांधी क्या मीटिंग पे नहीं गए? तो मतलब किसी की जिम्मेदारी नहीं है ना? ने मीटिंग्स नहीं की, सभी लोगों ने की है। सिलेक्टिव नहीं हो सकते ना आप यहाँ पर। नहीं, यू कैन नॉट ब्लेम द प्राइम मिनिस्टर ओनली। नहीं, ऑल पॉलिटिशियंस पार्टिसिपेटेड। अच्छा, सभी पॉलिटिशियन, सभी की जिम्मेदारी आप ये मान रहे हैं? चलिए, कम से कम नो, हमारी जिम्मेवारी है। हम सभी को कहते हैं। मेरा अगला सवाल यही था। सरकार करती है ना, उदाहरण से तो सरकार करती है। हमारी जिम्मेवारी है। हमने 17 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लगवा दिए है। 1 करोड़ के करीब इंजेक्शन
अभी भी स्टेट्स के पास पड़े हैं। अभी 23 भी लाख के 1 करीब तारीख पाइपलाइन से है। जो 18 साल से ऊपर वाले बालिग लोगों की वो बड़े गाजे बाजे के साथ घोषणा हुई थी। 14 राज्य तो कर ही नहीं पा रहे हैं वैक्सीनेशन। 15 लेकिन मैं लाख के अभी करीब एक हो सेकंड चुकी है सर सुप्रिया, मैं थोड़ा डेटा पर भी आना चाहूंगा। ये जो ना गांव देहात में तो टेस्टिंग ही नहीं हो रही, टेस्टिंग नहीं होगी तो कोरोना संक्रमण कहां फैला? भाई लॉजिकल कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। गांव देहात में टेस्टिंग ही नहीं होगी तो यह कैसे दर्ज होगा कि वहां संक्रमण कितना फैला है? मौतें हो जाएंगी तो बुखार के चलते नेचुरल मौत हो गई। और कमाल की बात यह है, आज मैं पूरे दिन रिसर्च कर रहा था तो अर्बन रूरल स्प्लिट को लेकर कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है इस देश में कोरोना संक्रमण को लेकर। तो जब हमें प्रॉब्लम ही नहीं मानेंगे, हम समस्या ही नहीं मानेंगे, उसका समाधान कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वाजिब बात कही आपने। और मैं थोड़ा सा संशोधन भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता की बात में कर दूं। 16 करोड़ मत बोला करिए। अभी तक पहला डोज 13 करोड़ 31 लाख लोगों को लगा है। दूसरा डोज मात्र 3 करोड़ 42 लाख को लगा है। और 18 से 44 वर्ष की उम्र में मात्र 12 लाख लोगों को देश में वैक्सीन लगी है। वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत है और बड़े बड़े सेंटर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बंद हो गए हैं। 800 900 सेंटर्स बीजेपी शासित प्रदेशों में भी बंद हुए। ये सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है। जहां तक आपने इंडिया वर्सेस भारत की डिवाइड की बात करी है संदीप जी, ये 16 आने सच बात है कि जो कहर बरप रहा है, जो हाहाकार, जो त्रासदी मच गई शहरों में और जो बिलबिला के लोग इधर उधर भाग रहे हैं अस्पतालों के लिए, आप छोटे कस्बों में और मेरे महाराजगंज जैसे जिले में सोचिए, एक जिला अस्पताल है, महिला अस्पताल को कन्वर्ट किया गया कोविड अस्पताल में, वो कितने लोगों को ट्रीट कर लेगा? क्योंकि अभी जो डेटा आया है, आज 273 लोग अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा आज के आज संक्रमित हुए। उनमें से काफी लोगों को अब हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए होगा, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि 40% केसेस अब मॉडरेट टू सीवियर कन्वर्ट होते जा रहे हैं। क्योंकि अब आप देखिए कि पहले की बनस्पत जो पहली वेव आई थी, इस वेव में मोर्टेलिटी भी ज्यादा है और सीरियस भी हो रहे हैं केसेस, लोगों का ऑक्सीजन भी जबरदस्त तरीके से घट रहा है। मैं वो स्थिति नहीं सोच पा रही हूं कि कल को अगर ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी महाराजगंज में या गोरखपुर में या कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में, तो क्या होगा? हम 2.5 लाख टेस्टिंग कर रहे थे एक हफ्ते पहले, वो भी आईसीएमआर के अकॉर्डिंग कम थी, उसमें से सिर्फ 1 लाख आरटीपीसीआर था। आज हम 1,13,000 1,20,000 बस इतनी टेस्टिंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, और उसमें ग्रामीण इलाकों में कितनी हो रही है? सवाल अभी भी वहीं अटका हुआ है। तो दरअसल माधव, एक सेकंड सुप्रिया, माधव, अब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये बड़ी एक कन्वीनियंट सी एक स्ट्रैटेजी भी है क्या कि गांव देहात में टेस्टिंग नहीं होगी? टेस्टिंग नहीं होगी तो संक्रमण कितना है ये नहीं पता लगेगा, संक्रमण का पता ही नहीं लगेगा, मौतें होंगी तो उनको हम नॉर्मल मौतें मान लेंगे। तो फिर ना दवाई, ना प्रबंधन, ना ऑक्सीजन, इन किसी चीज पर सवाल नहीं उठेगा। तो गांव देहात में कोरोना फैला ही नहीं, कहानी खत्म। नहीं संदीप जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी सरकार इस तरह की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती है अपने जनता के लिए। लेकिन मैंने पहले ही एक्सेप्ट किया कि पूरे भारतवर्ष में जो रूरल एरियाज में है, ग्रामीण इलाकों में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी कमजोर है, दयनीय स्थिति में, कमजोर भी नहीं कहा सकता, दयनीय स्थिति में है। टेस्टिंग की सुविधाएं अगर है भी तो टेस्ट कराने तो हमें पता कैसे लगेगा गांव में कितनी संक्रमण के चलते मौतें हो रही हैं जब टेस्टिंग ही नहीं हो रही? यही मैं कह रहा हूँ, तो यही संदीप जी कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सरकार जो है गंभीर नहीं है, सरकार टेस्टिंग जैसे नहीं चाहती है। कौन रोक रहा है टेस्टिंग से? नहीं तो हो रहा है, ऐसा नहीं है, मैं कहता हूँ कि एकदम नहीं हो रहा, लेकिन नहीं एकदम से क्या मतलब होता है? बड़े पैमाने पे होना चाहिए, जो बड़े पैमाने पे होना चाहिए था वो पैमाने नहीं है। मैं इसको बड़ा पैमाना क्या होता है थोड़ा समझाइए। 45 सेकंड है सुनील साजन, बड़ा पैमाना क्या होता है? गांव में, आप गांव में हैं, मैं नोएडा में हूं, मैं होम सैंपल या मैं जाकर सीएमओ के पास दफ्तर में सरकारी अस्पताल में चला जाऊं या निजी अस्पताल में चला जाऊं, लाइन में लगूं और टेस्ट करा लूं, गांव में है ये सुविधा? देखिए संदीप जी, हालांकि मैं ऑन द रिकॉर्ड इस बात को इसलिए नहीं कहना चाह रहा था क्योंकि जिन अधिकारियों से या डॉक्टरों से, सीएमओ से मेरी बात हुई, वो लोग इस बात को कह रहे हैं कि ऊपर से दबाव है कि आप इससे ज्यादा टेस्ट नहीं कर सकते, इससे ज्यादा संक्रमित अगर आपके जिले में निकले तो आप पर कार्रवाई होगी।
इसका मतलब साफ है कि सरकार गांव के आंकड़े छिपाना चाह रही है। वो तो शहर के मौत के आंकड़े छिपा रही है, संक्रमित लोगों के आंकड़े छिपा रही है। नहीं, शहर में तो पोल खुल जाती है, गांव में हमारे जैसे लोग भी नहीं जाते। हम भी आसान पत्रकारिता करते हैं, तो गांव वालों को अपना, ठीक है जी, ये तो गांव वाले हैं जी। इसीलिए अब आंकड़े कम करने के लिए, आंकड़े छिपाने के लिए गांव में टेस्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन लोगों की मौत लगातार हो रही। हम लोग तो गांव के हैं, हर गांव से कोई न कोई मर रहा है, कोई आज इस गांव का, उस गांव का, उस गांव का। जो मरने की संख्या है, अगर एक जिले के हम मान ले गांव की, तो उनसे ज्यादा निकल रही जो संक्रमित लोग हैं। तो इस बारे में सरकार को ध्यान देना होगा। ये ध्यान आकर्षण कार्यक्रम था सरकार के लिए, राज्य सरकारों के लिए। गांव देहात में जो भारतवासी हैं, इस देश के ही बाशिंदे हैं, वो लाचार हैं, लाचार। उनकी तो आवाज ही नहीं सुन रही या सुनाई नहीं जा रही, टेस्टिंग हो नहीं रही, पता कैसे लगेगा संक्रमण कितना है। तो दवाइयों का इंतजामात, बेडों का, ऑक्सीजन का प्रबंधन कैसे होगा? या आंखें हमने मूंद ली हैं 2/3 जनसंख्या को लेकर। सरकारों को इसके बारे में चेतना होगा और सोचना होगा और कुछ करना होगा। कुछ तो करो ना सरकार। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।